तो पहला इसमें जो लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल है वो इट फेल टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम और आयंस हैविंग मोर देन वन इलेक्ट्रॉन, यानी वो उसके लिए वैलिड नहीं है। तो इसके पहला ड्रॉबैक में आ गया, यानी लिमिटेशन में आ गया। सेकेंड बोल रहा है इट फेल टू अकाउंट द फाइन स्पेक्ट्रा डिटेल, और स्मॉल ब्रैकेट में लिखा हुआ है डबलेट दैट इज टू क्लोजली स्पेस लाइन ऑफ द हाइड्रोजन एटम। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन एटम के अंदर जब डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा दिख रहा था, तो जब एक लाइन के पास जब दूसरा लाइन आ रहा था बिल्कुल पास में, तो उसको ये सही से ऑब्जर्वेशन नहीं करवा पा रहा था बोहर ने। मतलब उसके बारे में क्लियर बातें नहीं बोल पा रहा था कि ये लाइन कैसा है, मर्ज है कि नहीं है, कि ये लाइन का फ्रीक्वेंसी, इसका फ्रीक्वेंसी कैसा है। यानी दो जब एक दूसरे के लाइन पास में आ रहे थे तब उसके बारे में उसका एक्सप्लेनेशन वो नहीं दे रहा था। तो वही ये बात बोल रहा है इट फेल टू अकाउंट द फाइन स्पेक्ट्रा लाइन। फाइन मतलब बहुत अच्छे से, कि इसको भी एक्सप्लेन कर रहा है और इसको भी एक्सप्लेन कर रहा है। फाइन स्पेक्ट्रा लाइन, फाइन स्पेक्ट्रा डिटेल टू क्लोजली स्पेस्ड लाइन, मतलब दो लाइन जो एक दूसरे के क्या है, पास है, बिल्कुल एक दूसरे के पास ऐसे लाइन, तो उस दोनों के बारे में डिस्कस नहीं कर पा रहा था ऑफ द हाइड्रोजन एटम। उसके बाद है इट फेल टू इफेक्ट जीमन एंड स्टार्क इफेक्ट। अब ध्यान से सुनना, जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट। पहले हम ये जानेंगे कि जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट होता क्या है, और फिर हम देखेंगे कि ये जीमन इफेक्ट को हाइड्रोजन बोहर कैसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो जीमन एक साइंटिस्ट है, उन्होंने बोला मान लो ये हाइड्रोजन एटम है, उन्होंने इसके पास मैग्नेटिक फील्ड लाया। कौन सा फील्ड जनरेट किया? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया। जैसे ही इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया, इसके अंदर से रेडिएशन निकलने लग गया, और वो रेडिएशन को उसने प्रिज्म से पास करवाया, तो उसको अलग अलग मतलब लाइन में स्प्लिट करते हुए जैसा वो डिसकंटिन्यूअस दिख रहा था वैसा उसको मिला। यानी कुल मिला के जीमन ने एटम के पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवाया, तो उसके अंदर से रेडिएशन निकलता हुआ दिखा, और उस रेडिएशन से जैसा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में मिलता था डिसकंटिन्यूअस, वैसा उसको मिला। उसको बोलते हैं जीमन इफेक्ट। तो जीमन इफेक्ट में क्या हुआ? एटम को किसके बीच में लाया गया? क्या निकला? और रेडिएशन को किससे पास कराया गया? जैसा उसको डिसकंटिन्यूअस मिलता था वैसा उसको मिला। अब स्टार्क ने क्या किया? इसी एटम को इलेक्ट्रिक फील्ड में पास करवाया, इलेक्ट्रिक फील्ड में पास करवाया, तो उसने देखा कि इसमें से क्या निकल रहा है, और उस रेडिएशन को प्रिज्म से पास करवाया, तो फिर से वही डिसकंटिन्यूअस उसको मिला। तो जब मैग्नेटिक फील्ड में पास करवाते हैं तो उसको हम जीमन इफेक्ट बोल देते हैं, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड में पास करवाते हैं तो उसको हम स्टार्क इफेक्ट बोल देते हैं। तो अब ये लाइन जो लिखा हुआ है कि इट फेल टू एक्सप्लेन जीमन एंड स्टार्क इफेक्ट, मतलब बोहर इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसका मतलब क्या हुआ? बोहर का क्या कहना था? बोहर का कहना यह था कि जब तक इलेक्ट्रॉन जंप नहीं होगा तब तक उसके अंदर रेडिएशन नहीं निकलेगा। ये तो बिना जंप किए रेडिएशन निकल रहा है। ये जंप कर रहा है क्या? केवल हम इलेक्ट्रिक फील्ड ला रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ला रहे हैं और रेडिएशन निकल रहा है। और बोहर का कहना था कि जब तक ये एक्साइटेड और डी एक्साइटेड नहीं होगा तब तक उसके अंदर से रेडिएशन इमिट है। तो बोहर का कहना था कि एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन के केस में ही रेडिएशन निकलेगा, और जबकि यहां क्या देखा जा रहा है? बिना जंपिंग किए इलेक्ट्रिक फील्ड ला दिया गया, मैग्नेटिक फील्ड ला दिया गया, रेडिएशन निकल गया। ये बात कॉन्ट्राडिक्ट हुआ कि नहीं हुआ? वो तो बोल रहा था कि जब तक जंपिंग नहीं होगा तब तक रेडिएशन नहीं निकलेगा, और ये बिना जंपिंग के रेडिएशन निकल गया। मतलब जीमन हटा दो, स्टार्क हटा दो। ऐसे नॉर्मल सोचो कि एटम के पास मैग्नेटिक फील्ड लाया गया
और क्या निकल गया, रेडिएशन। आज जबकि बोहर का क्या कहना था, जंप। इसमें जंप हुआ क्या, नहीं, इस बात तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। और इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आया गया, क्या निकल गया, बिना जंपिंग के। तो बिना जंपिंग के निकला। इस बात को पूछा गया कि तुम बोल रहे हो कि जब तक जंपिंग नहीं होगा या एक्साइटेशन और डिक्साइटेशन नहीं होगा तब तक रेडिएशन नहीं निकलेगा। और यहां पर स्टार्क और जीमन ने क्या देख लिया कि उसको बिना जंपिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जा रहा है, रेडिएशन निकल जा रहा है। तो बात कॉन्ट्राडिक्ट हुआ कि नहीं हुआ। तुम बोल रहे हो कि जब तक ऊपर से कूदेंगे नहीं तब तक नीचे जाएंगे नहीं, और ऐसा भी दिख रहा है कि बिना, मतलब ऐसा तुम ये बोल रहे हो कि हमें यहां से यहां जाना है तो जब तक ग्लूकोन डी पिएंगे नहीं तब तक यहां जाएंगे नहीं। और हम क्या बोल रहे हैं कि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर दो, अपने आप जंप मार लोगे। ये बात कॉन्ट्राडिक्ट हुआ कि नहीं हुआ। ये क्या बोल रहा है कि जब तक जंपिंग होगा नहीं तब तक इमिट होगा नहीं। और ये क्या बोल रहा है कि जंपिंग कराने की कोई जरूरत नहीं है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ दो एटम को, अपने आप क्या हो जाएगा। तो इस बात को जब पूछा गया कि बोहर ये बताओ ये क्या हो रहा है, तो वो बता ही नहीं पा रहा था। क्यों, क्योंकि उसने क्या बोल रहा है कि जंपिंग होगा, इसमें तो विदाउट जंपिंग का रेडिएशन निकल रहा है। समझ में आ गया। यानी एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रखना और वहां से रेडिएशन का निकालना विदाउट जंपिंग, उसको हम स्टार्क इफेक्ट के जीमन इफेक्ट के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया। एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रखना और वहां से रेडिएशन निकलना, रेडिएशन निकलने के बाद प्रिज्म से जब पास कराएंगे तो स्प्लिट हो जाएगा। तो स्प्लिट होना, इसको हम स्टार्क इफेक्ट बोलेंगे। मैग्नेटिक में रखेंगे तो जीमन, और इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो। और ये बात कैसे कॉन्ट्रडिक्ट हुआ बोहर से, क्योंकि ये विदाउट जंपिंग रेडिएशन कर रहा है और बोहर क्या बोल दिया था, तो उसको माफी मांगना चाहिए था। बोहर बोल रहा है कि बिना जंपिंग ये रेडिएशन नहीं निकलेगा, ये बोला कि देखो हम तो बिना जंपिंग कराए रेडिएशन निकाल रहे हैं। ये बात कॉन्ट्रडिक्ट हुआ। समझ में आ गया। जीमन इफेक्ट क्या है, स्टार्क इफेक्ट क्या है। एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रखना, रेडिएशन इमिट करना, रेडिएशन को प्रिज्म से पास करना, स्प्लिट होना, इस प्रोसेस को क्या नाम से जानते हैं। एटम को मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना, रेडिएशन का निकलना और प्रिज्म से पास करना, स्प्लिट होना, इसको किस नाम जानेंगे। और ये तो स्टार्क इफेक्ट और जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट जान गए। ये कॉन्ट्रडिक्ट कैसे हुआ, समझ में आ गया। तो दो चीजें जानना है कि जीमन इफेक्ट क्या है और स्टार्क इफेक्ट क्या है, और ये बातें बोहर से कैसे कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होगा, वो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, तो अब इसलिए हो रहा था कि आगे चल के अभी डी ब्रोगली आएगा, और डी ब्रोगली ने बोला था, गलती से बोहर बोल दिया था कि एटम कैसा चलेगा, सर्कुलर पाथ पे। अभी तुरंत डी ब्रोगली आएगा, बोलेगा नहीं सर्कुलर वेव बनाते हुए चलाओ। और इसी वेव की वजह से जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब डाला जा रहा था तो रेडिएशन निकल जा रहा था। तो अभी डी ब्रोगली वेव बनाते हुए चलाएगा। हम भी चल रहे हैं तो कैसे चल रहे हैं, वेव बनाते हुए चल रहे हैं। आगे बात करेंगे इसके बारे में। समझ में आ गया। तो इसमें पॉइंट्स को पढ़ो, जीवन को पढ़ो। द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, कौन सा लाइन, रेडिएशन। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ एन एटम इनटू ग्रुप ऑफ फाइन लाइन, अलग अलग में स्प्लिट हो जाना। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रखना, रेडिएशन का निकालना, प्रिज्म से पास करके अलग अलग स्प्लिट करना, इसको क्या बोलेंगे, जीमन। समझ में आ गया ना। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो। द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ एन एटम इनटू ए ग्रुप ऑफ फाइन लाइन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, इसको किस नाम से जानेंगे। और ये दोनों इफेक्ट को बोहर नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा था। तुम लोग कर दोगे,
क्यों ऐसा हो रहा था? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कैसा चल रहा है, और बोहर ने बोला था क्या वेव चलेगा? बोहर ने तो बोला था सर्कुलर पाथ पे चलेगा। समझ में आया क्या? नेक्स्ट है बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम नॉट ओनली इग्नोर डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर बट ऑल्सो कॉन्ट्राडिक्ट हेजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब ध्यान से समझना, हालांकि डी ब्रोगली और हेजेनबर्ग आगे हम पढ़ने वाले हैं, तो मोटा मोटी ये समझ लो कि डी ब्रोगली ने बोला कि दुनिया का कोई भी चीज अगर चलेगा तो वेव बनाते हुए, रोड पे गाड़ियां चल रही है वेव बनाते हुए चल रहा है, हम भी चल रहे हैं वेव बनाते हुए, क्रिकेट का बॉल फेंका गया वेव बनाते हुए चल रहा है, यानी हर चीज वेव बनाते हुए चलेगा। लेकिन जिसका मास ज्यादा होता है वो उसका वेवलेंथ कम होता है। इसीलिए हम ये मान के चलते हैं कि वेवलेंथ अगर कम होता है तो वो हम लीनियर के जैसा बिहेव होने लगता है। इतना कम होता है इसका वेवलेंथ कि हम लीनियर बोल देते हैं। लेकिन जिसका मास कम होता है उसका लेमडा ऑब्जर्व हो जाता है, उसका लेमडा ज्यादा होता है, यानी वो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है। ठीक है, तो ये बात बोला था डी ब्रोगली ने। तो डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को कैसे चलना चाहिए, और बोहर क्या बोल रहा था? इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे चलेगा, तो इसका बात को कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। और सही बात था कि इलेक्ट्रॉन्स वेव नेचर मतलब वेव बनाते हुए चलेगा। ठीक है, उसके बाद एक दूसरा साइंटिस्ट आए थे हेजेनबर्ग। हेजेनबर्ग ने बोला था कि अगर मान लो क्रिकेट बॉल हमने फेंका और बोला गया कि यहां से इसका एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी निकालो, तो कोई भी अगर बॉडी मूव करेगा और वेव बनाते हुए चलेगा तो उसका एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी एक साथ डिटरमाइन नहीं हो सकता है, उसमें कुछ ना कुछ एरर आता है, और उस एरर को अनसर्टेनिटी के नाम से जाना जाता है। यानी एरर कुछ और नहीं है, अनसर्टेनिटी है। तो बोर ने क्या निकाल के दिया था? बोर ने बोला था कि ये एटम का रेडियस इतना है, इलेक्ट्रॉन का रेडियस इतना है और इसका वेलोसिटी इतना है, यानी दोनों वैल्यू वो एग्जैक्ट एक्यूरेट निकाल के दे रहा था। तो हेजेनबर्ग उसको पकड़ लिया। ऐसे कैसे? हेजेनबर्ग के अकॉर्डिंग क्या हो रहा था कि एक ऑब्जेक्ट अगर चलेगा तो दोनों एक साथ तुम निकाल कैसे रहे हो? दोनों एक साथ निकालोगे तो उसमें क्या आएगा? एरर आएगा, और तुम्हारा एरर आ ही नहीं रहा है। उसने प्रूव करके दिखाया भी, तो हम आगे पढ़ेंगे हेजेनबर्ग, उसने बताया भी। तो कहने का मतलब यह है कि अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो एक साथ दोनों बातें हम वेलोसिटी और रेडियस नहीं निकाले, जबकि इसने रेडियस का फॉर्मूला भी और वेलोसिटी का फॉर्मूला भी निकाल के दे दिया था, और एग्जैक्ट वैल्यू मतलब इसके अंदर एक्यूरेट वैल्यू निकाल के दिया था एक ही, मतलब साइमल्टेनियसली हम वेलोसिटी और पोजीशन नहीं निकाल सकते, जबकि इसके अकॉर्डिंग, बोहर के अकॉर्डिंग हमने इसका लोकेशन मतलब रेडियस और इसका वेलोसिटी एग्जैक्ट निकाल एक्यूरेट निकाल के दे रहा था। तो बातें हेंस हेजेनबर्ग से क्या हो रहा था? कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा था। तो हेजेनबर्ग ने क्या बोला था? वेलोसिटी और पोजीशन एक साथ है। या कोई भी मान लो चिड़िया उड़ रही है, हम बोले इसका वेलोसिटी और यहाँ से पोजीशन बताओ, तो दोनों एक साथ हम एग्जैक्ट नहीं बताएंगे। अगर दोनों बताएंगे तो उसमें क्या आएगा? एरर आएगा। और बोहर क्या बोल रहा था कि नहीं, हम तो दोनों एक्यूरेट निकाल के दिए। इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। समझ में आ गया? तो बोहर मॉडल में दोनों का लिमिटेशन है। स्टार्क इफेक्ट समझ में आ गया, जीमन इफेक्ट समझ में आ गया, और ये बात डी ब्रोगली से कैसे अलग है समझ में आया। तो अब एंट्री मारेगा कौन? उसके बाद हेजेनबर्ग, और दोनों को मिला के एक तीसरा साइंटिस्ट आएगा, सोजिंगर। समझ में आया क्या? तो इसमें लिखने की जरूरत नहीं है ना? नहीं। चलो लिखे हो ना? अब डी ब्रोगली के सुनो कहानी क्या है। तो सब लिख लियो हो ना? तो बस समझना बाकी है।
अब ध्यान देना, सबने लिखा है ना? चलो अब हम यहां से पेज नंबर 18 पर जो टॉपिक है डी ब्रोगली वेब थ्योरी, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। डी ब्रोगली, सही है ना? डी ब्रोगली के आने के पहले इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा था? अब देखो यहां से ध्यान से पढ़ो, पहला पॉइंट पढ़ना। द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय डी ब्रोगली। पहला बार डी ब्रोगली ने ही बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स ऐसा वैसा नहीं है, ये तो वेव बना के चलेगा, वो सर्कुलर पाथ पे नहीं चलेगा। उसके बारे में सबसे पहला बात डी ब्रोगली ने ही बताया था। सेकेंड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली थ्योरी ऑल मूविंग, ऑल मतलब दुनिया का हर चीज, जो चीज चलेगा, ऑल मूविंग पार्टिकल है वेव प्रॉपर्टी, यानी कोई भी चलेगा तो कैसा चलेगा? समझ में आया क्या? कोई डाउट नहीं है ना? तो याद रखना, कोई भी चलेगा तो कैसा चलेगा? ये किसने बताया? हाँ। आगे, वेव प्रॉपर्टीज आर इंपॉर्टेंट ओनली फॉर पार्टिकल ऑफ ए स्मॉल मास एंड हाई वेलोसिटी। इसका कहने का मतलब ये है कि जो इसने बातें बताया था कि जो चीज चलेगा वेव बनाते हुए चलेगा, ये केवल माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है, यानी जिसका मास बहुत ही कम है, क्योंकि उसमें लेमडा क्या हो जाता है? ऑब्जर्व, मतलब हम उस लेमडा को क्या कर पाते हैं? ऑब्जर्व कर पाते हैं। लेकिन जैसे ही मास ज्यादा होता है उसको हम लेमडा को ऑब्जर्व नहीं कर। अब इसका जीता जाता उदाहरण है तुम्हारे सामने, WE34 पढ़ो, WE34 पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? What will be wavelength of a ball of mass 0.1 kg, मतलब 100 ग्राम का एक बॉल है और उसका स्पीड कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्ट वेवलेंथ कितना निकाल के दिया हुआ है? 6.6 इंटू, बनाना नहीं है, केवल ऑब्जर्व करना है। 6.6 इंटू 10 पावर -34। -34 का मतलब समझ रहे हो कितना हुआ? आंख से दिखेगा भी नहीं। तो कहने का मतलब एक 100 ग्राम का बॉल को जब फेंक दिया गया तो उसमें लेमडा जरूर आया, लेकिन वो लेमडा का वैल्यू कितना आया? यानी हम ऑब्जर्व भी नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब इसीलिए हम बोल देते हैं कि वो लीनियर है। तो लेमडा यानी हर चलता हुआ चीज क्या है? लेमडा प्रोड्यूस करेगा, लेकिन वो लेमडा जिसका मास ज्यादा होता है उसके लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, यानी वो अगर रखता तो फिर पूरा फिजिक्स न्यूटन्स गायब हो गए होते। होता ना, सब तो वेव बनाते हुए चलता है, लेकिन वो हम चीजें इतना वेवलेंथ कम होता है, हम उसको लीनियर मान लेते हैं। वहीं अगर इलेक्ट्रॉन चलेगा तो उसका इलेक्ट्रॉन्स का वेवलेंथ मतलब हम देख सकते हैं, मेजरेबल हो सकता है। तो इसीलिए बोला गया है कि वेव पार्टिकल आर इंपॉर्टेंट ओनली फॉर ए स्मॉल मास और हाई वेलोसिटी। हाई वेलोसिटी आगे समझा रहा हूं। यानी जो डी ब्रोगली ने बातें बोला कि हर जो चीज चल रहा है वेव बनाते हुए चल रहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंस किसके लिए है? माइक्रोस्कोपिक के लिए है, यानी इलेक्ट्रॉन्स के लिए। इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स कैसे चल रहा है? वेव बनाते हुए चल रहा है। अब आगे ध्यान देना, तुम प्लैंक क्वांटम थ्योरी पढ़े थे, तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी के अंदर कोई भी हमने रेडिएशन अगर चल रहा था EMR, चाहे वो येलो लाइट हो या फोटोन हो, तो उसके अंदर जो हम एनर्जी कैलकुलेट कर रहे थे अकॉर्डिंग टू प्लैंक, वो एनर्जी कैसे कैलकुलेट कर रहे थे? Hc/λ से, ठीक है। और आइंस्टाइन ने बोला था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यानी पार्टिकल जिसके पास मास m है और वेलोसिटी v है, या इसका वेलोसिटी लाइट के बराबर है, ये नहीं कि लाइट का स्पीड नहीं लेना है, इस पार्टिकल का वेलोसिटी लाइट के बराबर है, नहीं कि लाइट की स्पीड लेना है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट के पास m है और लाइट की स्पीड के बराबर इसका भी स्पीड है, तो इसके अंदर जो एनर्जी होगा वो क्या होगा? mc²। ये होगा आइंस्टाइन के द्वारा। तो ये पार्टिकल मान के उन्होंने एनर्जी दिया, और ये
वेव मान के एनर्जी दी है प्लैंक ने। तो प्लैंक का एनर्जी कैसे निकालते हैं हम, और आइंस्टाइन के द्वारा कैसे निकालते हैं? निकालने का तरीका अलग अलग हो सकता है। अगर मान लो सनलाइट से आ रहा है तो सनलाइट से क्या आता है? पैकेट ऑफ एनर्जी, यानी वो अपने आप में क्या है? एक पैकेट भी है और क्या है? वेव भी है। एक पैकेट भी है और वेव भी है। तो यही बातें डी ब्रोगली दोनों को मिला के बोल रहे थे कि कोई भी चीज अगर चलेगा, कोई भी मैटर अगर चलेगा, तो मैटर अपने आप में एक पार्टिकल भी है और मैटर अपने आप में वेव भी है, यानी वेव कैरेक्टर भी है उसके अंदर। इसलिए डुअल कैरेक्टर का नाम दिया जाता है। कोई भी मैटर डुअल कैरेक्टर का है, यानी अपने आप में वो पार्टिकल भी है। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली ऑल मैटर है डुअल कैरेक्टर। लिखोगे ना, ऑल अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली ऑल मैटर हैव डुअल कैरेक्टर, वन कैरेक्टर हैज पार्टिकल नेचर एंड अनदर हैज वेव नेचर। तो अकॉर्डिंग टू वेव नेचर एनर्जी क्या होगा? प्लैंक के द्वारा दिया गया है। अकॉर्डिंग टू पार्टिकल नेचर इसका एनर्जी क्या होगा? तो दोनों का एनर्जी निकालने का तरीके अलग है, लेकिन एनर्जी का वैल्यू क्या आएगा? आएगा ना। तो हम दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो Hc अपॉन लेमडा इक्वल टू mc²। ये एनर्जी सेम है, तो ये दोनों को हमने बराबर कर दिया। तो यहां से हो जाएगा H अपॉन लेमडा इक्वल टू mc, और यहां से लेमडा इक्वल टू हो जाएगा H अपॉन mc। अब ध्यान देना, ये c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है, लेकिन अगर हम मान के चलते हैं कि उस पार्टिकल का स्पीड लाइट के बराबर नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? H अपॉन m भी लिखेंगे। और इस यही होता है डी ब्रोगली वेवलेंथ। क्या होता है ये? डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ मास के क्या है? इनवर्सली है, यानी मास ज्यादा होगा तो लेमडा क्या आएगा? इसलिए तो हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे, यानी माइक्रोस्कोपिक के लिए हम कैलकुलेट कर पाएंगे, लेकिन जिसका मास ज्यादा उसके लिए हम कैलकुलेट समझ में आया क्या? डाउट नहीं है ना? तो लेमडा इक्वल टू क्या हो गया? तो दो बातें याद रखना है। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली जितने भी मैटर हैं उनका क्या है? डुअल कैरेक्टर है। वन कैरेक्टर कैसा है? पार्टिकल का। दूसरा कैरेक्टर कैसा है? और यही जब स्टेटमेंट बोले तो दोनों का एनर्जी क्या कर दिया उन्होंने? मिक्स कर दिया। E इक्वल टू mc² और E इक्वल टू Hc अपॉन लेमडा। दोनों को जब हम इक्वेट कर देते हैं तो लेमडा इक्वल टू क्या आता है? H अपॉन mc या H अपॉन mv या H अपॉन p। mv को p बोलते हैं ना, मोमेंटम बोलते हैं ना। अब देखो इसको हम दूसरे और हम फॉर्मूले से और दूसरा फॉर्मूला डेवलप कर रहे हैं, तो ये मतलब फॉर्मूला का कन्वर्जन है। तो कोई भी अगर ऑब्जेक्ट चलता है तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m v। इधर भी m से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी m से मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर क्या हो जाएगा? m k और इधर हो जाएगा हाफ m²। इधर मल्टीप्लाई कर दो 2m k और इधर क्या हो गया? mv का स्क्वायर। अगर हम mv का वैल्यू निकाले तो 2m, इधर क्या आ जाएगा? इस mv का वैल्यू यहां पुट कर देंगे। जब पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? लेमडा इक्वल टू h अपॉन रूट अंडर 2m k आएगा ना। अब ध्यान देना, आगे हमने तुम्हें फोटो इलेक्ट्रिक में पढ़ाया था स्टॉपिंग पोटेंशियल। जब यहां से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड काइनेटिक एनर्जी से होके आता था उसको रोकना पड़ता था ना, तो उसके अपोजिट में हम क्या लगाते थे? वोल्टेज अप्लाई करते थे रोकने के लिए, जिसका नाम हम क्या देते थे? स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो काइनेटिक एनर्जी को रोकने के लिए जो हम वोल्टेज देते थे उसका वैल्यू होता था Q इंटू V, यानी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है Q इंटू V, चार्ज इंटू वोल्टेज। V वोल्टेज है,
तो एक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², और इस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है Q इंटू वी, यानी चार्ज इंटू वोल्टेज। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो गया E इंटू वी, क्योंकि हम अक्सर बातें किसका क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का। तो चार्ज की जगह पे क्या हमने रख दिया, E इंटू वी। तो इस काइनेटिक एनर्जी के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, √2m QV, और V क्या है, वोल्टेज, पोटेंशियल, V4 पोटेंशियल वोल्टेज है ये। अब इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, H/√2m EV। अगर ये मास किसका लेना है, इलेक्ट्रॉन का, और ये चार्ज किसका लेना है, और ये H किसका लेना है, प्लैंक कांस्टेंट। सब कुछ अच्छा रहा, मतलब दिन वगैरह, तो इसका वैल्यू क्या आता है 150/V, और इसका वैल्यू आता है एंगस्ट्रॉम में, यानी लेमडा का वैल्यू आएगा एंगस्ट्रॉम में। और भी अगर खुश हैं हम तो √150 को कैलकुलेट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, √15 वॉल्यूम में लिख के दिया हुआ है 12.27 डिवाइड बाई √V, क्योंकि इसका वैल्यू जानते हैं, ये जानते हैं, ये जानते हैं, वोल्टेज नहीं जानते हम, तो ये वैल्यू आ जाता है एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, तो आज के बाद इतना फॉर्मूला याद रखना, एक फॉर्मूला दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। तो इसको क्या बोलते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का वैल्यू क्या होगा, H/mv, या हिंदुस्तान पेट्रोलियम, HPUC को बोलते हैं ना, याद रखना HP होता है, लेमडा इक्वल टू HP, H/P। और ये √2m ke, ये कैसे लिख दिया, यहां से ke के बदले क्या लिख दिया, ke के बदले QV, और QV के बदले क्या लिख दिया, EV। कैलकुलेट किया तो क्या आया, कि V क्या है, वोल्टेज, यानी पोटेंशियल। 150 लिया तो क्या हुआ, यही वॉल्यूम में दिया हुआ है, और ये अवस्थी में दिया हुआ है, तो बाकी अपने दिमाग में अब रख लेना। अब तो डी ब्रोगली ने क्या बोला कि दुनिया के कोई भी चीज चलेगा तो क्या होगा, वेव प्रोड्यूस करेगा, यानी डुअल कैरेक्टर का होगा, एक कैरेक्टर क्या होगा उसका, दूसरा कैरेक्टर क्या होगा, और उसने वेव का लेमडा निकाल के दे दिया कि लो ये लेमडा निकाल लो, जितना मास पुट करना है पुट कर लो, और जितना वेलोसिटी पुट करना है पुट कर लो, और उसका लेमडा निकाल लो। लेमडा तुम लोग निकाल लोगे ना, मास और वेलोसिटी दिया जाएगा तो निकालोगे कि नहीं निकालोगे, खाना नहीं खाया गया, ब्रेक हुआ तो था, दिन भर खाते रहते हो क्या, दिन भर खाते नहीं ना, ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुए। तो इस क्या बोल रहा, इस वेवलेंथ को क्या बोलते हैं, तो जब जब वेवलेंथ निकालने के लिए आएगा तो नाम लिख के आएगा कि डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालो, तब तक दिमाग में क्या ना चाहिए, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, और 2m ये अब हम बात करेंगे कि यूनिट क्या 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 रखे, तो मास को केजी में ही रखना है, ठीक है, तो हम न्यूमेरिकल बनाएंगे तो बात करेंगे, ठीक है। अब ध्यान दो आगे, क्या ध्यान दोगे, तो डी ब्रोगली और बोहर में क्या कॉन्ट्राडिक्ट हुआ,
और ये क्या बोल रहा है कि हर चलता हुआ चीज क्या है, तो इलेक्ट्रॉन भी वेव है। तो तुम फिर सर्कुलर मोशन कैसे बोल रहे हो? तो वो बोहर चुप हो गया। तो आगे हम बात करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना इसको। ये लिख लिए क्या? डी ब्रोगली। आगे हम जो भी पढ़ेंगे वो वेव के अनुसार से ही पढ़ेंगे। ये मस्त बोलना कि सर रेडियस जो कैलकुलेट कर रहे थे वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में, वो तो अब ध्यान देना यहाँ डी ब्रोगली का सेकेंड स्टेटमेंट। तो सेकेंड स्टेटमेंट जो है यहां पर है, पेज नंबर 19 पे लिखा हुआ है, डी ब्रोगली कंसेप्ट एंड बोहर थ्योरी। अब दोनों को देखो कैसे मैच हो रहा है। डी ब्रोगली ने क्या बोला? लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम भी। और बोहर ने क्या बोल दिया था? एम बी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। ये बात एंगुलर मोमेंटम हम पढ़ते थे, ये बोहर के अकॉर्डिंग है कि नहीं है? और ये किसके अकॉर्डिंग आ गया? डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग आ गया। आया ना? अब दोनों को कहीं ना कहीं एक दूसरे में मर्ज करते हैं। तो यहां पर एम भी का वैल्यू क्या है? एम भी इक्वल टू क्या है? एच बाई लेमडा। खुद से कुछ भी चेंज कर सकते हो तुम। तो इससे एम भी का वैल्यू उठा के यहां पर पुट करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। पुट करो तो एक बार, एच अपॉन लेमडा आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। एच एच क्या बचा? आर बाई लेमडा इक्वल टू एन बाई 2 पाई। अब यहां ध्यान देना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 पाई आर इक्वल टू, अब ध्यान दो पहले इसको, ये डी ब्रोगली का दिया हुआ था और ये बोहर का दिया हुआ था, दोनों करेक्ट ही था। दोनों को हमने मर्ज किया, हमारा फाइनल स्टेटमेंट क्या आया? 2 पाई आर इक्वल टू एन लेमडा। अब इसका मीनिंग समझना, 2 पाई आर मतलब सरकमफ्रेंस और एन मतलब 1 2 और ये लेमडा। अगर मैं एन का वैल्यू 1 पुट करूं, तो यहां मैं पुट कर रहा हूं, अगर मैं एन का वैल्यू 1 पुट करूं तो क्या आएगा? 2 पाई आर इक्वल टू 1 लेमडा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट नंबर 1 में रहेगा तो उसका जो सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होगा उसमें केवल और केवल एक लेमडा प्रोड्यूस होगा, ये आधा लेमडा और ये आधा लेमडा। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ही लेमडा प्रोड्यूस होगा इसके अंदर, यानी उसका जो सरकमफ्रेंस होगा वो सरकमफ्रेंस इस एक लेमडा के बराबर होगा। यही है ना एक वेवलेंथ है। यानी कि अगर वो ऑर्बिट नंबर 2 में रहेगा तो जो सरकमफ्रेंस आएगा वो क्या आएगा? 2 लेमडा, 2 लेमडा आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्बिट नंबर 2 में जब रहेगा, ये ऑर्बिट नंबर 1 है, अगर 2 में रहेगा तो 2 लेमडा बनाएगा। देखो आधा लेमडा, आधा लेमडा एक हो गया, आधा लेमडा 1.5 हो गया और ये 2, यानी ओ एक लेमडा और एक लेमडा, यानी ऑर्बिट नंबर 2 में कितना लेमडा बनाएगा? 2 पाई आर इक्वल टू, अगर मैं n इक्वल टू 3 का वैल्यू पुट कर दूं तो यहां पर क्या हो जाएगा? 2 पाई आर इक्वल टू 3 लेमडा का मतलब क्या हुआ? ऑर्बिट नंबर 3 में कितना लेमडा जनरेट करेगा? देखो आधा 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 आधा, आधा मत बोलना, आधा आधा एक और आधा आधा, देखो आधा आधा आधा,
ये एक, ये और ये, यानी ऑर्बिट नंबर 3 में 3 लेमडा क्रिएट करेगा। ये समझ में आया? यानी अगर हम पहला सर्कल अगर ड्रॉ करेंगे तो उसमें एक ही लेमडा ड्रॉ होगा, दूसरा अगर करेंगे तो और तीसरा में तो m2πr ये सरकमफ्रेंस है। तो ऑर्बिट नंबर 1 में कभी भी 1.5 लेमडा नहीं होगा, 2.5 लेमडा नहीं होगा, जब भी होगा तो क्या होगा? 1 लेमडा होगा। ऑर्बिट नंबर 1 में 1 लेमडा होगा, ऑर्बिट नंबर 2 में 2 लेमडा होगा, 3 में 3 लेमडा होगा, 4 में। समझ में आया क्या? तो n का वैल्यू कभी भी रहेगा तो इंटीजर में ही रहेगा, यानी वो ऑर्बिट जितना रहेगा उतना उसका लेमडा रहेगा। है? हाँ, वो एक ही ना बात होता है ना। हाँ, बताया नहीं था क्वांटाइज्ड। मतलब MBR इक्वल टू NH/2π। ये तो हमने एंगुलर मोमेंटम में पीरियोडिक उसमें इंटीग्रल मल्टीपल में n इक्वल टू 1 2 3 1.5 2 नहीं होगा। क्या रखे? ये समझ में आया क्या? ऑर्बिट नंबर 1 में कितना लेमडा क्रिएट होगा? 2 में, 3 में, तो 2πr इक्वल टू n लेमडा। और n का वैल्यू कभी 1.5 2 2.5 नहीं हो सकता। अड़िच होगा क्या? धड़िच कौन गेट खुल रहा है? कोई है क्या? समझ में आ गया? तो देखो इसमें लास्ट में लिखा हुआ है हेंस डी ब्रोगली थ्योरी एंड बोहर थ्योरी आर इन एग्रीमेंट टू ईच अदर। दोनों में एग्रीमेंट हो गया। मतलब जो बातें डी ब्रोगली बोल रहा था कि कोई भी चीज पार्टिकल बना के चलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये था लेमडा डी ब्रोगली, और ये किसके अकॉर्डिंग था? बोहर। दोनों ने मिला दिया तो ऐसा ही प्रूफ हो गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स कैसे चल रहा था? वेव बनाते हुए। ये समझ में आ गया? तो होमवर्क लिखो पहले। क्वेश्चन WE34 से लेके 40 तक, 34 टू WE34 टू WE40 घर से बना के लाना है, कल डिस्कस करेंगे। फर्क नहीं, जस्ट नहीं लाना है। ये न्यूमेरिकल आसान है, एक ही फॉर्मूला यूज करना है। क्वेश्चन मत लिखना, डायरेक्ट अटेम्प्ट करके लाना है। समझ में आ गया क्या? कल टेस्ट है ना? तो अब क्या करवाए? अब थ्योरी पढ़ा दिए, एक एक क्वेश्चन सोल्व करवा दिए, अब क्या करवाए? रिवीजन। वॉल्यूम के एक एक क्वेश्चन तुम लोग परचेज कर लिए हो? अवस्थी कहाँ है? नहीं लाया। अब हेडिंग डालो या लिखे हो ना, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब ध्यान देना, बोहर ने जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा था उस इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट रेडियस निकाल के दिया और वेलोसिटी निकाल के दिया, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या मान रहा था? पार्टिकल। पार्टिकल मान रहा था। इलेक्ट्रॉन को क्या मान रहा था? चलो कल आगे पढ़ेंगे। क्लियर हो गया सारी चीजें यहां तक?